नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा त्रिपाठी और आज रिपोर्टर लाइव में तमाम खबरों के बारे में आपको जानकारी देंगे विस्तार से हमारे सहयोगी। सबसे पहली खबर आपको बता देते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 समिट में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए थे इंडोनेशिया और यहां पर उन्होंने हिस्सा लिया। बाली प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हुए थे, जहां पर उन्होंने G20 समिट में सदस्य देशों के प्रमुख से मुलाकात की और इसी पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता नितिन चौधरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बाली पहुंचे। बाली पहुंच कर उन्होंने भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित किया। संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कहा कि जिस तरीके से यहाँ के भारतीय लोगों को एक बड़ी खुशी हुई है, जिस तरह आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां जब बाली पहुंचे तो बाली पहुंचने के बाद उन्होंने भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करा और कहा कि जिस तरीके से यहाँ बाली में पहुंचे और बाली के लोगों से उनकी काफी मुलाकातें हुई भारतीय समुदाय के लोगों तो भारतीय समुदाय के लोगों का कहना है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यहाँ पर बाली पहुंचे थे तो वहां पर बाली पहुंचने के बाद उन्होंने जो है सबसे पहले देश के अलग अलग देशों के प्रधानमंत्री और अलग अलग देशों के राष्ट्रपतियों से मुलाकात की। वहीं ब्रिटिश के प्रधानमंत्री से भी नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई है, उसमें उन्होंने शुभकामनाएं दी। जिस तरीके से प्रधानमंत्री बने हैं तो पहली बार देश नरेंद्र मोदी उनसे मुलाकात की थी। मुलाकात में उन्होंने बधाई भी दी, साथ ही भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात करते हुए कहा कि जिस तरीके से उनकी मुलाकात आज भारतीय समुदाय के लोगों के साथ में हुई है तो समुदाय के जो लोग थे उनसे बड़ी खुशी महसूस कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जिस तरीके से आज इनसे हमारी मुलाकात हुई भारतीय समुदाय के लोगों से तो उसमें एक बड़ी वाइब्रेशन सी उनको हो रही है और वाइब्रेशन में उन्होंने साफ यही कहा है कि पहली बार मुलाकात की है और इनसे हमारा बहुत पुराना नाता है। और साथ ही उन्होंने अपनी सरकार की भी नीतियों को गिनाते हुए कहा कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपनी कार्य कर रही है, चाहे केंद्र की बात की जाता है अलग अलग राज्यों की बात की जाए तो उसमें उन्होंने यही कहा है कि कार्य भी बहुत अच्छा अपनी सरकार का कराया जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने बहुत शुभकामनाएं दी हैं। साथ ही उनका कहना था कि जिस तरीके से बाली पहुंचे और बाली से जो उन्होंने अलग अलग इंडो एशिया के जो लोग हैं उनसे मुलाकात की और उन्होंने जो शुभकामनाएं दी। और साथ ही जैसे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचे थे तो भारतीय जनता मोदी का कहना था कि पहली बार में उनका जो है दौरा था G20 शेख सम्मेलन में जो शामिल हुए थे तो उसमें साफ साफ उन्होंने यही कहा है कि भारतीय समुदाय के लोगों को पूरी तरीके से शुभकामनाएं दी और इनसे कहा है कि हमारा पुराना नाता रहा है। कैमरामैन निक्की के साथ में नितिन चौधरी, इंडिया वॉइस। गुजरात चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की गई है। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी योगेश पांडे। गुजरात चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है गुजरात में और इसी बीच कांग्रेस ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी जारी कर दी है। इस स्टार प्रचारकों के लिस्ट में कांग्रेस के 40 नेताओं के नाम शामिल हैं। इन नेताओं में पहला नाम सोनिया गांधी का है, राहुल गांधी का भी नाम शामिल है और इसके साथ ही प्रियंका गांधी के नाम के साथ ही कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का भी नाम इस स्टार प्रचारक की सूची में शामिल है। और इतना ही नहीं, राजस्थान के 4 नेताओं के नाम भी इस स्टार प्रचारक की सूची में शामिल हैं। दरअसल कहा जाता है कि राजस्थान से 1 लाख से अधिक रोजाना लोग राजस्थान से गुजरात जाते हैं अपने बिजनेस के सिलसिले में और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कांग्रेस, दोनों ही राजनीतिक पार्टियां राजस्थान के नेताओं को स्टार प्रचारकों की सूची में तरजीह देती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार गुजरात चुनाव में जहां कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के साथ ही आम आदमी पार्टी भी चुनावी जंग में है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पर कहा है कि एक बड़ा वर्ग है जो कांग्रेस से नाराज है, वो मजबूरी में बीजेपी को वोट देता है और एक ऐसा बड़ा वर्ग है जो बीजेपी से नाराज है, वो मजबूरी में कांग्रेस को वोट देता है। ऐसे में ये दोनों वोट अरविंद केजरीवाल के खाते में यानी आम आदमी पार्टी के खाते में जाने वाले हैं। ये दावा दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल का है। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि आखिर गुजरात का चुनाव फतह कौन करता है और गुजरात की जनता किसे कुर्सी तक पहुंचाती है। कैमरा पर्सन निक्की के साथ योगेश पांडे, इंडिया वॉइस। दिल्ली एमसीडी चुनाव के लिए बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने अपना अपना दांव शुरू कर दिया है खेलना और अपना अपना थीम सॉन्ग भी लॉन्च कर दिया है। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी शिवम सोनी। दिल्ली एमसीडी के चुनावों की तारीखों के ऐलान के साथ ही अब सियासी सरगर्मी लगातार बढ़ती जा रही है और इसी बीच आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्शन के लिए थीम सॉन्ग जारी कर दिया है। बीजेपी की ओर से सांसद मनोज तिवारी ने इस थीम सॉन्ग को अपनी आवाज दी है और कहा है कि इस थीम सॉन्ग का मतलब है बीजेपी का मतलब सेवा और दिल्ली का सेवक बनाए रखना। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने सोमवार को कहा कि मैंने इन वर्षों में बीजेपी द्वारा किए गए सभी कामों को गाने में शामिल करने की कोशिश की है। हम जनता के सेवक हैं और हम सेवा करते हैं।
हमने इस गाने को आपके झूठे वादे के विपरीत यमुना की सफाई, पीने के साफ पानी और अन्य सभी चीजों के विपरीत किया है। उन्होंने कहा कि हमने काम अधिक और प्रचार कम किया है। मनोज तिवारी ने कहा कि ये गाना लोगों को याद रखने में मदद करेगा, उनके साथ कौन था और उनके लिए क्या काम किया। वहीं आम आदमी पार्टी ने इस थीम सॉन्ग को कूड़े के ऊपर लॉन्च किया है। इस दौरान दिल्ली आम आदमी पार्टी के दफ्तर में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी मौजूद रहे। कैमरामैन निक्की के साथ शिवम सोनी, इंडिया वॉइस। यूपी उपचुनाव के लिए बीजेपी की तरफ से अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया गया है और जिसमें मैनपुरी से रघुराज शाक्य को मैनपुरी से उम्मीदवार बीजेपी ने बनाया है। इसी पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मैनपुरी से। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा प्रत्याशी रघुराज सिंह को घोषित कर दिया है, जिसके बाद कल रघुराज सिंह शाक्य अपने पार्टी के पदाधिकारियों के साथ जिला अध्यक्ष समेत कई भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ कलेक्ट्रेट मुख्यालय पहुंचकर 1 बजे तकरीबन नामांकन दाखिल करेंगे। तो वहीं समाजवादी पार्टी की डिम्पल यादव सोमवार को नामांकन कर चुकी हैं। अब भारतीय जनता पार्टी से रघुराज सिंह शाक्य मैदान में आ चुके हैं, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारियों ने कल जो नामांकन होना है उसको लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। इंडिया वॉइस के लिए मैनपुरी से मुकेश कुमार। मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा सीट के लिए भी बीजेपी ने अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया। इसी पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आशुतोष मिश्रा। खतौली उपचुनाव में दोनों ही प्रमुख पार्टियों के द्वारा अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई है। राष्ट्रीय लोकदल के द्वारा मदन भैया को यहां से अपना प्रत्याशी बनाया गया है, तो वहीं आज भाजपा के द्वारा पूर्व विधायक विक्रम सैनी की पत्नी को यहां से टिकट दिया गया है। आपको बता दें, मदन भैया वही मदन भैया हैं जो पहले भी 4 बार विधानसभा चुनाव खेखड़ा विधानसभा से जीत चुके हैं और बीजेपी विधायक विक्रम सैनी ने 2017-2022 में खतौली विधानसभा से जीत हासिल की थी। ऐसे में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने उन पर विश्वास जताते हुए उनकी पत्नी को यहां से टिकट दिया है। देखना यह होगा कि दोनों ही दिग्गज नेताओं के बीच इस उपचुनाव में कैसी जंग होती है, क्योंकि जिस तरह से खतौली का इतिहास रहा है, खतौली की जनता लगातार पैराशूट प्रत्याशियों का विरोध करती आई है और मदन भैया की घोषणा के बाद यहां पर भी एक बार फिर पैराशूट प्रत्याशी को लेकर विरोध दिखाई दिया। वहीं विधायक विक्रम सैनी 2017 और 22 में चुनाव जीतने के बाद एक बार फिर कहीं ना कहीं मैदान में है और उनके साथ एक सिंपैथी भी जुड़ी हुई है, क्योंकि 2013 दंगों को सजा के जिस तरह से उनकी सीट गई है तो उनके साथ एक सिंपैथी बनी हुई है और उनकी पत्नी को ही भाजपा ने इस बार दिल्ली के दिल दहला देने वाले श्रद्धा मर्डर केस में हर घंटे नए नए खुलासे हो रहे हैं और सनसनीखेज खुलासे लगातार इस केस में देखने को मिल रहे हैं। इसी पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी योगेश पांडे। दिल्ली के श्रद्धा हत्याकांड का खुलासा जैसे हो रहा है, परत दर परत पुलिस उस तह तक जाने की कोशिश कर रही है कि आखिर असली वजह हत्या की थी क्या। दिल्ली के श्रद्धा हत्याकांड का सनसनीखेज खुलासा हुआ और पुलिस अब इस खुलासे के बाद इस हत्याकांड के परत दर परत तक पहुंचना चाहती है और लगातार जांच पड़ताल जारी है इस पूरे मामले को लेकर। जिस तरह से आफताब पूनावाला इस हत्याकांड का मुख्य आरोपी बताया जा रहा है। दरअसल कहा जाता है कि आफताब और श्रद्धा दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे, लेकिन बात यह भी सामने निकल करके आई कि दोनों शादी करने वाले थे। अब जो नया खुलासा आया है वो चौंका देने वाला है। खुलासे में सामने ये बात आई है कि दरअसल ना तो आफताब और ना ही श्रद्धा ये दोनों शादी करने वाले नहीं थे और दोनों शराब के नशे में अक्सर लड़ाई झगड़ा किया करते थे। पुलिस दरअसल न केवल आफताब को बल्कि अन्य 4 से 5 लोगों को भी हिरासत में लेने की फिराक में है और उनसे पूछताछ की जाएगी। लगातार उन फ्लैटों पर कौन आता था, क्या इस हत्याकांड के पहले और किसी महिला का भी हाथ है? अब पुलिस इस ओर भी एक शक की सुई मोड़ती हुई नजर आ रही है। पुलिस उस बाग में भी गई, उस जंगल में भी गई जहां पर आफताब ने श्रद्धा के हत्या के बाद उसके शरीर के टुकड़े फेंके थे और एक एक टुकड़े कलेक्ट कर इस फोरेंसिक जांच टीम को पहुंचाने की कोशिश की जा रही है पुलिस टीम की तरफ से और जांच की पड़ताल करने के बाद आखिरी निष्कर्ष तक पुलिस बहुत जल्द से जल्द पहुंचने वाली है। हालांकि दूसरी तरफ दिल्ली में अब इस मुद्दे को लेकर सियासत भी गर्मा गई है। दरअसल आम आदमी पार्टी के नेता, आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बालियान ने एक बड़ा आरोप लगाया है और वो भी आरोप बीजेपी के नेता शहजाद पूनावाला पर। दरअसल
बीजेपी के नेता शहजाद पूनावाला से यह पूछा गया है कि उनके आफताब पूनावाला से संबंध क्या थे। अब इस पूरे मामले को लेकर सियासत गर्माती नजर आ रही है। वहीं शहजाद पूनावाला ने साफ तौर पर कहा है कि लीगल नोटिस भेजी जाएगी आम आदमी पार्टी के नेता को। अब देखने वाली एक बात यह होगी कि आखिर जहां पर पुलिस अपना काम करती नजर आ रही है, पुलिस जांच पड़ताल कर रही है, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली की सियासत अब किस ओर टर्न लेती हुई नजर आएगी। दिल्ली का सियासी पारा कितना चढ़ता नजर आएगा। कैमरा पर्सन निक्की के साथ योगेश पांडे, इंडिया वॉइस। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने लेवाना होटल के प्रबंधक को 5 सितंबर को हुए दर्दनाक हादसे को लेकर नोटिस जारी किया है। बता दें कि 5 सितंबर को हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई थी और वहीं नोटिस में लखनऊ विकास प्राधिकरण ने क्या कुछ कहा है, इसकी जानकारी दे रहे हैं हमारी सहयोगी चंदन वर्मा। राजधानी लखनऊ के हजरतगंज थाना क्षेत्र में मदन मोहन मालवीय मार्ग पर लेवाना होटल, जिसमें 5 सितंबर को अग्निकांड में 4 लोगों की जलकर मौत हो गई थी, तो वहीं लखनऊ विकास प्राधिकरण ने जो है लेवाना प्रबंधक को एक नोटिस जारी किया है, जिसमें उसने यह कहा है कि 9 सितंबर को आप या तो होटल को गिराएंगे वरना लखनऊ विकास प्राधिकरण का बुलडोजर चलेगा। अब ऐसे में देखने वाली बड़ी बात यह है क्या किस तरह से जो है लखनऊ विकास प्राधिकरण इस पर कार्रवाई करता है, किस तरह से इसको ध्वस्त करता है। हालांकि जो है 5 सितंबर को इसमें भयंकर अग्निकांड हुआ था, जिसमें 4 बेगुनाह लोगों की मौत हो गई थी। अवैध रूप से बनाए गए होटल में 4 लोगों की मौत के मामले में जिम्मेदार मानते हुए एलडीए ने प्रबंधक को नोटिस जारी किया। इस नोटिस में लखनऊ विकास प्राधिकरण ने प्रबंधक को खुद होटल गिराने का आदेश दिया है, अन्यथा 9 दिसंबर को एलडीए खुद बुलडोजर लेकर इस होटल लेवाना पर पहुंचेगा और इस पर जो है ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करेगा। कैमरा पर्सन सुरेश चंद्रा के साथ चंदन वर्मा, इंडिया वॉइस, लखनऊ। आगरा मंठोला थाने के मीरा हुसैनी में प्रॉपर्टी को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया और देखते ही देखते एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर पथराव कर दिया, जिसके बाद मौके पर तनाव की स्थिति बन गई। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मयंक त्यागी। जमीन कहीं न कहीं विवाद को पैदा कर देती है और सगे भाइयों को लड़ाने में यानी कि रंजिश निकालने में कोई कमी और कसर नहीं छोड़ती। ऐसा ही मामला आगरा के मीरा हुसैनी चौराहे पर देखने को मिला है, जहां पर 2 भाइयों के बीच में विवाद हो गया, जहां महिलाएं आमने सामने आ गईं और पत्थरबाजी और लड़ाई झगड़े जैसी तस्वीरें बीच चौराहे पर देखने को मिली हैं। मौके की नज़ाकत देखते हुए आगरा पुलिस के कई थाने का फोर्स मौके पर पहुंच गया। विशेष समुदाय के लोगों को समझाने का प्रयास किया गया। फिलहाल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों पक्षों से शिकायत दर्ज कराई है, आगे की कार्रवाई की जा रही है। अयोध्या मिल्कीपुर तहसील में एसडीएम कार्यालय के पास स्टाम्प वेंडर्स की दादागिरी देखने को मिल रही है और आपको बता दें कि 10 रुपए के स्टैम्प को वेंडर 20 रुपए में बेच रहे हैं। वहीं दुगने दाम पर स्टैम्प बेचने का वीडियो भी अब वायरल हो रहा है और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अभिनव आनंद। श्री राम, इस समय हम मौजूद हैं अयोध्या में और अयोध्या के मिल्कीपुर तहसील से एक नया मामला सामने आया है। आपको बता दें कि मिल्कीपुर तहसील के एसडीएम कार्यालय के बाहर स्टाम्प विक्रेता अपनी मनमानी वसूली कर रहा है। वो 10 का स्टाम्प 20 में, 50 का स्टाम्प 100 में और 100 का स्टाम्प 150 में बेच रहा है, जहां पर योगी सरकार ऐसे भ्रष्टाचार को कम करने के लिए कवायद लगा रही है। वहीं पर ऐसे लोग ऐसे कर्मचारी योगी सरकार की निंदा कर रहे हैं। अब देखना यह है कि जिला प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई करती है। अयोध्या से अभिनव सिंह। आगे बढ़ेंगे, अब खबर बांदा से है। बांदा के बिसंडा थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव में प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाली 3 मासूम बच्चियों के साथ उसी विद्यालय के अध्यापक ने रेप का आरोप उसी विद्यालय के अध्यापक पर बच्चियों ने रेप का आरोप लगाया है और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी संदीप कुमार। उत्तर प्रदेश के बांदा से आज एक मामला सामने आया है, जहां एक शिक्षक के द्वारा अपनी ही छात्राओं के साथ कुकर्म करने का मामला सामने आया है। जी मैं आपको बता दूं, पूरा मामला बांदा जनपद के बिसंडा थाना क्षेत्र अंतर्गत मरौली गांव का है, जहां के एक प्राथमिक विद्यालय के एक अध्यापक के द्वारा उसी विद्यालय में पढ़ने वाली 3 मासूम बच्चियों के साथ में
गलत काम करने का आरोप लगाया है बच्चियों ने, और बच्चियों के द्वारा लगातार कार्रवाई की मांग की जा रही है, लेकिन पुलिस के द्वारा अभी तक फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अगर मामले की बात करें तो मामला जो है 20 जून का मामला है। 20 जून से लेकर के अभी तक पुलिस के द्वारा उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि परिजनों के द्वारा मामले की जानकारी संबंधित थाने में दी गई थी। संबंधित थाने में मामले की जानकारी होने के बाद तत्काल मुकदमा तो पंजीकृत कर लिया गया था, लेकिन अभी तक आरोपी अध्यापक को गिरफ्तार नहीं किया गया है। इसी को लेकर के आरोपी अध्यापक के द्वारा लगातार पीड़ित परिवार को जान से मारने की धमकियां भी दी जा रही हैं। अब देखना यह है कि क्या जिला प्रशासन इस आरोपी अध्यापक पर कार्रवाई कर पाता है या नहीं। इंडिया वॉइस के लिए संदीप कुमार। अमरोहा में रिश्वत लेने का एक वीडियो वायरल हो रहा है और इसी पर पूरी जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद इरफान। अमरोहा में एक महिला पीआरडी की सिपाही का रिश्वत लेते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस महकमे में पूरी तरह से हड़कंप मच गया। वहीं पुलिस के आला अधिकारी ने वीडियो पर संज्ञान लेते हुए इसमें जांच क्षेत्राधिकारी विजय राणा को सौंप दी है और जांच के बाद विधिक कार्रवाई करने की बात की है। पूरा मामला अमरोहा के पुलिस लाइन में स्थित महिला थाने का बताया जा रहा है, जहां पर रजनी नाम की पीआरडी की महिला सिपाही का रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल हुआ है, जहां पर जो पीआरडी के होमगार्ड ने वीडियो बनाकर वायरल किया है, जिसके बाद पुलिस के आला अधिकारियों ने इस पर संज्ञान लेते हुए अमरोहा के सीओ सिटी विजय राणा को इसकी जांच सौंपी है और जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। वहीं महिला थाने की प्रभारी से फोन पर हुई वार्ता में बताते हुए कहा कि वीडियो काफी पुराना बताया जा रहा है, जिसमें उन्होंने इसको कार्रवाई को लेकर आला अधिकारियों को पत्र भी लिख दिया। फिलहाल सीओ सिटी की जांच की रिपोर्ट का इंतजार है। रिपोर्ट के बाद ही विधिक कार्रवाई की जाएगी। अमरोहा से इंडिया वॉइस के लिए मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट। यूपी के बुलंदशहर में पीआरडी के जवान ने होमगार्ड और पीआरडी में नौकरी लगवाने को लेकर गांव के लोगों से उगाही की है और ठगी की है। नौकरी ना मिलने पर परेशान पीड़ित नौजवान युवाओं ने एसएसपी ऑफिस पहुंचकर पीआरडी जवान के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। एसएसपी के आदेश पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और इसी पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता वरुण शर्मा। यूपी के बुलंदशहर में पीआरडी जवान का होमगार्ड और पीआरडी जवान में नौजवानों को नौकरी लगाने के नाम पर पैसे लेने और ठगी करने का मामला संज्ञान में आया है। एसएसपी ने इस मामले में जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। दरअसल मामला डिवाई थाना क्षेत्र का है, जहां 8 लोगों से ज़्यादा जो नौजवान हैं पीआरडी और होमगार्ड में नौकरी लगवाने के नाम पर 30-30 हज़ार रुपये ले लिए गए थे, जिसका स्थानीय लोगों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया और उसके बाद एसएसपी से इस मामले की शिकायत की गई। एसएसपी ने इस मामले में सीओ डिवाई को इस मामले की शिकायत पर जांच करने के निर्देश दिए। निर्देश के बाद मामला सही पाए जाने पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोपी की गिरफ्तारी की गई है। वहीं इस मामले में एसएसपी श्लोक कुमार द्वारा जानकारी देते हुए बताया है कि इस मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है, आरोपी की गिरफ्तारी की गई है। इस मामले में और कौन कौन लोग शामिल हैं उनके खिलाफ भी वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। वरुण शर्मा, इंडिया वॉइस, बुलंदशहर। जौनपुर के शाहगंज नगर पालिका अध्यक्ष का ड्रीम प्रोजेक्ट बुढ़वा बाबा मंदिर पोखरा सौंदर्यीकरण योजना का हाल बेहाल है और इसी पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी विवेक कुमार। जौनपुर में नगरपालिका चेयरमैन के ड्रीम प्रोजेक्ट पर लगा भ्रष्टाचार का आरोप शाहगंज का सभासद रामप्रसाद मोदनवाल ने लगाया। भ्रष्टाचार का आरोप बताया जाता है कि शाहगंज के बुढ़वा बाबा तालाब की सुंदरीकरण योजना के लिए शासन द्वारा करोड़ों का बजट पास हुआ, लेकिन वहां की तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही है। नगरपालिका की तरफ से घाटों का निर्माण कार्य, सुंदरीकरण व घाटों का बाउंड्री वॉल कराया गया, लेकिन बरसात के कारण कुछ ही महीनों के बाद वहां की बाउंड्री वॉल धराशायी हो गया। जगह जगह मलबे का ढेर लगा है। वहीं सभासद ने मुख्यमंत्री व जिम्मेदार अधिकारियों को शिकायत पत्र देकर आरोप लगाया कि सरकारी धन का दुरुपयोग हुआ है। सभासद का आरोप कहां तक सही है, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। जौनपुर से विवेक कुमार, इंडिया वॉइस। हरदोई के शहर कोतवाली इलाके में मिट्टी खनन का कारोबार जोर पकड़ रहा है, जिसमें 3 खनन माफियाओं का नाम सामने आ रहा है। स्थानीय लोगों के मुताबिक खनन विभाग और पुलिस की मिलीभगत से खनन का काम जोरों पर है और इसी में बिलग्राम चुंगी निवासी खनन माफिया राम बाबू शुक्ला और इसके अलावा गुरगुज्जा निवासी राजेश यादव और साथ ही साथ अनुराग यादव का नाम खनन को लेकर आ रहा है। इनका नाम आ रहा है कि ये खनन का काम कर रहे हैं। इसी पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी।
लगातार खनन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, लेकिन हरदोई में लगातार खनन जारी है और हरदोई के सदई बेटा गांव में कल भी खनन हुआ है, जो कि वहाँ स्थानीय लोगों ने इस पर ऐतराज़ भी किया है, लेकिन स्थानीय लोगों को डरा धमका दिया जाता है। हरदोई में जो अनुराग नामक व्यक्ति हैं, जो खनन माफिया कहे जाते हैं, हरदोई के किंग कहे जाते हैं, वो लगातार खनन कर रहे हैं पूरे ज़िले में और पुलिस प्रशासन की आंखों में पट्टी बंधी हुई है, जो कि जू तक नहीं रेंग रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो कि प्रदेश सरकार हर तरीके से प्रयास कर रही है कि खनन माफियाओं को रोकने के लिए जो धरती का सीना चीर कर उनसे मिट्टी निकाल रहे हैं और बेच रहे हैं, लेकिन अब देखने की बात यह है कि क्या इसमें पुलिस अधीक्षक या सीओ कोई कार्रवाई कर पाते हैं, या थाना कोतवाली कोई कार्रवाई कर पाती है, या खनन अधिकारी कोई कार्रवाई कर पाते हैं। हरदोई से आनंद त्रिवेदी, इंडिया वॉइस। मेरठ में सपा नेता और उसके परिवार को बंधक बनाकर डकैती की वारदात को अंजाम दिया गया है। बदमाशों ने परिवार को पीटा और फिर 8 लाख नगद और साथ ही साथ सोने और चांदी के जेवरात लेकर फरार हो गए। इसी पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अमित। मेरठ में पुलिस क्राइम कंट्रोल करते हुए नजर नहीं आ रही है। बात की जाए तो मेरठ शहर में आज दिन दहाड़े सपा नेता के यहाँ पे बदमाशों ने डकैती डाल दी है। मामला मेरठ के थाना गंगानगर क्षेत्र का है, जहाँ पे सपा नेता श्रवण चौधरी के यहाँ पर दिन दहाड़े बदमाशों ने हथियार के बल पर डकैती डाल दी है। घटना सुबह 5 बजे की बता रही है, जब श्रवण चौधरी अपने घर की बनी जो डेयरी है उसे खोल रहे थे, तभी बदमाश वहाँ घाट लगाए बैठे थे और उन्हें तमंच से हथियार के बल पर लगकर उनको अपने घर के अंदर ले गए और उनके बेटे और पुत्रवधू को हथियार के बल पर घर के अंदर रखे नकदी और जेवर लेकर फरार हो गए। वहीं इस घटना के बाद मौके पर एसएसपी रोहित सजवान पहुंचे और घटना के बारे में जानकारी लेते हुए कैबिंग करनी शुरू कर दिया। आसपास के लगे कैमरों में भी बदमाशों की तलाश की जा रही है। वहीं पुलिस का कहना है कि घर में रखा 8 लाख और लाखों रुपए के जेवरात बदमाश अपने साथ ले गए हैं। जिस तरह से लगातार मेरठ में घटना घटती जा रही है, उसको लगता है कि मेरठ में पुलिस है वो क्राइम पर कंट्रोल करती हुई फेल नजर आ रही है। हालांकि अब देखना है यह है कि इस घटना को लेकर पुलिस कब तक इसका खुलासा करती है। इंडिया वॉइस से अमित सैनी, मेरठ। सिद्धार्थनगर में गड्ढा मुक्त सड़क के दावे फेल होते नजर आ रहे हैं। गौरतलब है कि प्रशासन, प्रदेश सरकार ने 15 नवंबर तक सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का आदेश दिया था, लेकिन जिले में अभी तक ज्यादातर गड्ढे सेम उसी परिस्थिति में नजर आ रहे हैं। इसी पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता राकेश। सिद्धार्थनगर जिले में सरकार के दावे फेल नजर आ रही हैं, जो कि सरकार ने दावा किया था कि 15 नवंबर तक सभी सड़कें गड्ढा मुक्त कर दिए जाएंगे, लेकिन जमीनी हकीकत आपको बताएं तो जमीनी हकीकत ये है यहाँ का कि अभी तक गड्ढा मुक्त नहीं हुआ। लोग चोटिल भी हो रहे हैं, दुर्घटनाएं भी हो रही हैं, उससे रोड से जो गड्ढा रोडों में हो गया है, लेकिन सरकार दावे कर रही है कि गड्ढा मुक्त 15 नवंबर तक कर दिया जाएगा। लेकिन वहीं पीडब्ल्यूडी अधिकारी का कहना है कि ये डेट बढ़ा के 30 नवंबर कर दिया गया है, 30 नवंबर तक जो है गड्ढा मुक्त कर दिया जाएगा। लेकिन सरकार दावा करती थी 15 नवंबर तक गड्ढा मुक्त हो जाएगा, लेकिन जमीनी हकीकत अगर देखी जाए सिद्धार्थनगर जिले में तो कोई भी सड़कें जो है गड्ढा मुक्त नहीं हुई है। सिद्धार्थनगर जिले से राकेश यादव, इंडिया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बयान दिया है। सीएम बघेल ने कहा है कि बीजेपी के किसी भी नेता को टिकट नहीं है। और क्या है ये पूरा मामला, इसी पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मनोज शुक्ला। क्या छत्तीसगढ़ में बीजेपी टिकट वितरण को लेकर इस बार गुजरात पैटर्न अपनाएगी? जी हाँ, यह सवाल आज मीडिया ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से किया, जिस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बड़ा बयान दिया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सीधे तौर पर कहा कि इस बार विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ बीजेपी के किसी भी नेता को टिकट नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि मैं पहले से ही बोल रहा हूँ, यहाँ बीजेपी के नेता सिर्फ अपना नंबर बढ़ाने पे लगे हैं, बिना मतलब के आंदोलन, बिना मुद्दों को लेकर आंदोलन करते फिरते हैं, जिसे लेकर उनका टिकट मिलना बहुत ही मुश्किल है। जी हाँ, यह बात मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज मीडिया से चर्चा के दौरान कही। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भानु प्रतापपुर उपचुनाव को लेकर अपने प्रत्याशी की घोषणा के संदर्भ में कहा
कि बीजेपी ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। हमारा भी प्रत्याशी जल्द आप लोगों के बीच में होगा। मीडिया के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि भानु प्रतापपुर चुनाव पर कांग्रेस अपने कार्यों को लेकर जनता के बीच में जाएगी। मनोज शुक्ला, इंडिया वॉइस न्यूज। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।